जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो तीसरे महीने से उसका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आज के डेट में चूचू टीवी और कोकोमेलन को तो विदेशों में तो बिल्कुल बैन हो चुका है। बच्चों को नहीं दिखाया जा रहा है। कोकोमेलन और चूचू टीवी हमारे नौनिहालों के भविष्य के लिए सुरक्षित कहीं से भी नहीं है। तो एक छोटे बच्चे को हमेशा लोग कहते हैं इनकी जिंदगी तो बहुत सुखद है, बहुत अच्छी है, नहीं होता है। बच्चों के अंदर जो काबिलियत भी होती है, जो क्षमता भी होती है, उसको भी वो मीटअप नहीं कर पाते। उनको लग जाता है कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं विभूति नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मत अभिमत का अलौकिक अध्यात्म कार्यक्रम, जिसके तहत हम लोग समाज के सामूहिक चेतना और सूक्ष्म भावनाओं के स्तर पर चिंतन करते हैं और जो गंभीर मुद्दा है समाज का, चिंतनीय मुद्दा है, उस पर हम लोग बातें करते हैं। और आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें छोटे बच्चों के अंदर छिपा हुआ भय, आत्मग्लानि, आत्मविश्वास की कमी, बदलती जीवन शैली का उस पर प्रभाव और उनकी व्यवहार से परिवार में, शैक्षणिक वातावरण में, इस सब में आने वाली समस्याएं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आकृति पांडे जी, जो वर्षों से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पेरेंटिंग की दुनिया में कार्यरत हैं। गोरखपुर और मोतिहारी में इनका क्लिनिक है, जहां हम लोगों ने देखा है कि हजारों बच्चों को इन्होंने ठीक किया है। पिछले दिनों भी इनसे हम लोगों की चर्चा हो रही थी, जिसमें पेरेंटिंग पर, ओसीडी पर और भी कई ऐसे विषय थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा इनसे की थी। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आकृति जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से इतने समाज के इतने गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा करने का हमें मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। बात शुरू करने से पहले मैं एक घटना आपसे साझा करना चाहता हूं, जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। कहानी है उत्तर प्रदेश की ही एक छोटे से कस्बे की एक बच्चा आरव, जो रात में अचानक नींद से उठ जाता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि माँ बिस्तर के नीचे कोई है। एक डर उसके अंदर आता है। माँ उसको फिर गोद में लेती है, धीरे धीरे उसको सुलाती है, माँ की गोद में वो सो जाता है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, खेल में भी उसका मन नहीं लगता है, टीवी से चिपका रहता है, गुस्सा ज्यादा उसको आता है। तो माँ बाप ने सोचा कि जरूर इसके ऊपर लगता है कोई ऊपरी चीज का असर, जो हमारे समाज में अक्सर सुनने को देखने को मिलता है। तांत्रिकों के पास गए, टोना टुटका जो है उन लोगों ने कराया, लेकिन कुछ बदला नहीं। फिर एक मनोवैज्ञानिक के पास वो जाते हैं। कई सेशन के बाद बच्चों के अंदर का कुछ डर निकलता है। मनोवैज्ञानिक ने समझाया कि बच्चों के भीतर अनकहे डर है, जिसे सुना नहीं गया, अनकहे डर। और कई सत्रों के बाद वातावरण बदला और बच्चे को लगा, आरव ने ये बोलना शुरू किया कि मेरे कारण ही मेरे माता पिता लड़ रहे हैं, इसका कारण मैं ही हूं। तो इससे सुनकर वातावरण घर का बदला। माँ बाप ने भी ये समझा कि बच्चे को लग रहा है कि हम जो लड़ रहे हैं उसके कारण लड़ रहे हैं। तो एक बदलाव उसमें आया परिवार में, आरव बदलने लगा। तो ये जो चीजें हैं, ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या हो रहा है समाज में, क्यों ऐसे बच्चे के पास ऐसा डर। देखिए सर, अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो आपने बात की, अगर मनोवैज्ञानिक पक्ष से इसको देखेंगे तो ये डर अचानक से नहीं आता है। सिर्फ इसमें एक तरीके का पारिवारिक बदलाव या उसके वातावरण कोई बदलाव करने से नहीं आता है। बच्चा जब छोटा होता है ना, बड़ा होता है, तो खाना नहीं खाता है, तो अक्सर माएँ होती हैं, बुआ मौसी जो भी उसको खाना खिलाती हैं। तो अभी क्या है ना, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। तो खाना खिलाने के लिए लोग बोलेंगी अरे भूत आ रहा है जल्दी खा लो, अच्छा। काटू आ रहा है जल्दी खा लो।
मुंह नोचवा आ रहा है, मतलब हाँ, इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे। हाँ, या बोलेंगे चलो तुमको डॉक्टर से सुई लगवा दें, हाँ, ये भी बात चलो करते हैं तुम्हारा अभी हम ये करा दें। तो ये जो एक थ्रेटनिंग वर्ड है, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल कोमल, उसकी सोच, उसका हृदय, सब कुछ, उसके इमोशंस बहुत कोमल, क्योंकि इस आध्यात्म चैनल और इस जो सीरीज है, इसके अंदर आप साइकोसिस और इसकी ही चर्चा कर रहे हैं, इमोशंस की। तो एक छोटा सा बच्चा, जितना कोमल उसका शरीर है, उससे कहीं ज्यादा कोमल उसके विचारधारा और उसके इमोशंस होते हैं। वो इमोशंस इतने ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि बार बार ऐसे डरावने शब्द का इस्तेमाल करने से बच्चा उसको हैलुसिनेट करने लगता है, विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। साधारण भाषा में हम हैलुसिनेशन को बोलेंगे कि विभ्रम, कोई चीज होती नहीं है। विभ्रम को कैसे समझेंगे कि कोई चीज है नहीं पर लग रहा है कि ऐसा है। भ्रम की स्थिति, भ्रम, विभ्रम, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। तो बार बार बच्चे को कि काटू यहीं से आ रहा है, अभी बाबा आएंगे तुमको उठा ले जाएंगे। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से बच्चा जब रात में सोने गया तो उसको लगता है कि वो तो मेरे पास जब खाना खाने के टाइम पे तो मैं सो रहा हूँ तब भी आ रहा है, वो मेरे बेड के नीचे भी छुपा हुआ है, तो वो मुझे कभी भी आकर के लेके जा सकता है मेरे पास से, क्योंकि मदर ही ऐसा बोल रही है। तो उसको पेरेंट्स के पास भी सेफ फील नहीं हो रहा है। ये एक चीज से डर शुरू होती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उन चीजों से वो आगे उसका जो है चीजें बढ़ने लगती हैं। तो जितना ज्यादा बड़ा होता है उतने ज्यादा तरीके से उसको डराया जाता है। डर का लेवल जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसके डर के लेवल को, मतलब एक बूस्टर डोज माँ अपना लेती है और उस बूस्टर डोज को लगातार उसको दिया जाता है ताकि उसकी चंचलता को रोका जाए। कहीं ना कहीं यही जाकर के जो आपने कहा ना कि अनकहे डर, ये अनकहे अवसाद बच्चों के अंदर। अब बच्चा तो डर के मारे कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ रोएगा। रोने के बाद भी वो बहुत अच्छे से रो नहीं सकता क्योंकि उसको चुप करा दिया जाएगा, तुरंत उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो वो जो चीज है वो अंदर सप्रेस, उसका सबकॉन्शियस माइंड में तो कंटिन्यू है, तो वो चीजें तो उसको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो ये चीजें हर घर में नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये हर घर में होता है। मुझे भी याद आ रहा है कि हम लोग भी अपने घर में जब बच्चों को डराना होता था तो पोचमपल्ली साड़ी और ये कुछ उसका ऐसा नाम कुछ ऐसा था साउथ का, तो हमारे घर में आज भी जो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, मेरी भगनी है, भतीजा जो भी है, तो उनको डराने का वो पोचमपल्ली आ जाएगी। अब पोचमपल्ली क्या है ये कोई नहीं जानता है। तो आपने सही कहा कि हर परिवार में ऐसी बातें हो रही हैं। तो ये जो उनका जो आत्मविश्वास कमजोर, ये जो डर होता है, इसको कैसे निकाला जा सकता है? इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो बच्चों को कोई भी काम कराने के लिए आपको मोटिवेशन देना चाहिए, उनको एप्रिसिएशन देना चाहिए। डराना तो कतई नहीं चाहिए। आपको उसके दिमाग में ये डालना होगा कि आप खाना नहीं खाओगे तो आप कमजोर होगे, डराने की जगह आप कमजोर हो जाओगे। अगर वो 2 बाइट खा रहा है तो आप उसको क्लैप करिए, उसके लिए गाना गाइए। ये भी बड़ी बात है कि आजकल बच्चे तो खाते ही नहीं है, इवन बड़े बच्चे भी खाना नहीं खाते। खाना नहीं खाने की वजह ये है ना कि बच्चे हमेशा जो कलरफुल चीजें देखना, कलरफुल वीडियोस देखना, तो वो बहुत ज्यादा कलर देख रहे हैं, कलर का जो एडिक्शन है वो उनको प्लेट में भी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारी भारतीय संस्कृति में रोज दिन इतने कलर्स प्लेट के अंदर बना पाना एक महिला के लिए संभव नहीं है। तो वो चीज वो चाहते हैं, उनको बहुत सारा शेप चाहिए, बहुत सारा कलर चाहिए। तो अगर एफर्ट ज्यादा लगाना, आपने अगर थोड़ा 2 घंटे की या 1 घंटे की अगर रिलीफ के लिए आपने बच्चे को मोबाइल दिखाया है, तो उसी 2 घंटे में आपको एफर्ट डाल के बच्चे को प्लेट को कलरफुल बनाना पड़ेगा, तभी बच्चा खाएगा। तो उसका इंटेंशन, उसका एवर्जन आ रहा है फूड का, वो खाना नहीं खाना चाह रहा है। दूसरी चीज, खाना खा रहा है तो उसको कान में आवाज आ रही है, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल के साथ खाना खा रहा है, कान में आवाज आ रही है, च्यू करते हैं हम, चबाते हैं तो कान में आवाज गूंजती है हमें खुद की। तो जब वो चबाते हैं तो उस आवाज को रोकने के लिए कि हम डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए भी छोड़ देते हैं खाना खाना। तो इस चीज से भी वो एवर्जन आ रहा है। ये 2 चीजें बहुत साइकोलॉजिकल है और इसके ऊपर वर्क करना हमें अपने फैमिली सेटिंग में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बच्चों को अप्रिशिएट करें। नहीं, बहुत अच्छी बात है आप बताइए। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों को खाना तभी खाते हैं जब उनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है और उनकी माँ जबरदस्ती उसके मुंह में कुछ उसका कौर डालती है। बिल्कुल, वो भी वो खाना नहीं चाहता है, उसको टेस्ट ही नहीं पता है ना वो खा क्या रहा है।
ना उसको कलर में इंटरेस्ट है, ना उसको टेस्ट में इंटरेस्ट है। वो किसी प्रकार से बस कि उस चैनल को एक तरीके से उसको घूस की तरह दिया जा रहा है कि हम ये कंटेंट जो मुझे मिल रहा है ये एक तरीके का घूस है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मुझसे मोबाइल ले लिया जाएगा। इस डर से बच्चा मुंह चलाने लगता है, उसको खाने में इंटरेस्ट ही नहीं। और ये जो आजकल जो ये चैनल्स जो आ रहे हैं, कोको चैनल्स और कोकोमेलन, मेलन, हाँ, चुंग चुंग, ये सब टीवी जो आ रहा है, तो इस चैनल को देखने इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे? इसमें क्या है ना कि इन चैनल्स के अंदर बच्चे क्योंकि ब्राइट कलर से, क्योंकि उनको शुरू से कलर दिखता नहीं है, तो जब नहीं दिखता है ना, वो जब नया नया कलर देखे ब्राइट कलर्स की तरफ बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। आप उनको ब्लंट कलर की तरफ बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप जितने चटक चमकीले कलर, बच्चा उस पर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब वो चटक चटकीले कलर देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारा, इन चैनल्स को कभी भी आप खुद चला के देखिए तो इसके अंदर बहुत सारा कलर होता है, बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं अननेसेसरी। वो आईज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक तरीके की नशे की लत है। नशे की लत है, उसके अंदर इतना सारा एडिक्शन है कि एक बच्चे की आंख की रोशनी तक वो ले सकता है, और खाना नहीं खाएगा तो उसके लिवर पे और उसके ब्रेन पर भी ये बहुत ज्यादा बड़ा गहरा इफेक्ट डाल रहा है। तो आज के डेट में चूचू टीवी और कोकोमेलन को तो विदेशों में तो बिल्कुल बैन हो चुका है, बच्चों को नहीं दिखाया जा रहा है। बस ये हमारी भारतीय सभ्यता है जहाँ पे ये चीजें नहीं बैन हो रही हैं। और पबजी तो हमारी सरकार ने अच्छा स्टेप उठाया, पबजी को ब्लॉक किया, लेकिन कोकोमेलन और चूचू टीवी हमारे नौनिहालों के भविष्य के लिए सुरक्षित कहीं से भी नहीं है। तो मित्रों, देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई कि इस तरह के टीवी को देखने से और इस तरह के कलर के एडिक्ट होने से उनकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इस पर हम सामाजिक तौर पे हम लोग चाहेंगे कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं अपने भी अवेयर हो, और आपके घर में अगर छोटे बच्चे नहीं है तो अगल बगल पड़ोसी मित्र संबंधी जिनके भी बच्चे हैं उनको इस बात से जरूर अवेयर कराया जाए कि ऐसा करने से बचे। और बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी होना चाहिए कि इस तरह के चैनल्स को नहीं दिखाया जाए, इस तरह का प्रसारण को रोका जाए। बिल्कुल रोका जाए, और अगर नहीं रुक रहा है तो आप एटलीस्ट अपने घर में तो रोकिए, घर के अंदर रोकिए। बहुत अच्छी बात आपने आकृति जी बताई। मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या छोटे बच्चे के अंदर भी डिप्रेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। वो तो छोटे बच्चे आज के डेट में 8 महीने 7 महीने के बच्चे के अंदर, जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो तीसरे महीने से उसका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि एक माँ को कि हमेशा अच्छे माहौल में रहो, खुश रहो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छे किताब पढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर वो माँ डिप्रेशन में आएगी तो बच्चा भी डिप्रेशन में आएगा। जिस तरह की सोच में वो माँ रहेगी, इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ बीमारियां गर्भ से ही कैसे आ जाती हैं। थॉट प्रोसेस वहां से शुरू होता है, मेंटल डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है, थर्ड वन से। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, घर का माहौल देख रहा है किस तरीके के माहौल में है, बच्चा बहुत धीमा आवाज सुनता है और घर के अंदर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, माँ के साथ हमेशा टॉर्चर कर रहे हैं, और बच्चा पूरी तरीके से माँ के ऊपर निर्भर है। तो जब माँ खुश रहेगी तो उसका वात्सल्य, जो आप निश्चल प्रेम की बातें हुई इस सीरीज में पहले, तो वो निश्चल प्रेम अपने बच्चे को नहीं दे पाएगी यदि वो मन से खुश नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वो ये डिराइव करके देती है ये डिप्रेशन अपने बच्चे को। फिर उसके बाद जितना ज्यादा माँ को टॉर्चर किया जाता है, प्रेशर किया जाता है, वो सारा कुछ उस बच्चे के ऊपर ही आता है। वो एक समय के बाद उसको पीटना शुरू कर देती है अर्ली एज पे ही। तो वो बच्चा तो जिसको भी बोलने नहीं आ रहा है, वो मार खाया तो समझ भी नहीं पा रहा मार क्यों खा गए। हम मेरे साथ मिस ट्रीटमेंट हो रही है, उसको कपड़ा पहना जरा से फेंक दिया जा रहा है। कई माओं की वीडियोस आए कि पागल हो गई है। तो पागल नहीं हुई, आप उसको समझिए कि वो किस तरह के मेंटल प्रेशर में है। और उस माँ का बच्चा तो कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो वो सारी चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही जा रही हैं। तो एक छोटे बच्चे को हमेशा लोग कहते हैं इनकी जिंदगी तो बहुत सुखद है, बहुत अच्छी है। नहीं होता है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे पास शब्द है, हमें भाषा अभिव्यक्ति है। उनके अंदर ये चीजें है ही नहीं। वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते, छोटी छोटी चीजों पे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो वो बच्चे उनके अंदर डिप्रेशन बहुत सीवियर लेवल का होता है। कहीं ना कहीं आज के डेट में डिप्रेशन का बहुत ज्यादा होने की वजह से भी बच्चे बोलना बंद कर देते हैं। हमें और आपको अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए तो हम लोग बात करना नहीं चाहते हैं। एक छोटा बच्चा कांस्टेंट उसी पोजीशन में है,
उसकी माँ से उसको वो निश्चल प्रेम जब नहीं मिल रहा है और घर का भी माहौल अच्छा नहीं है कि उसको कोई पुचकारे, कोई गोद में उठाए, तो वो बच्चा कैसा होता है? नहीं, इसीलिए हमारे घर में पहले, हमारे यहाँ तो महाभारत में कथा में भी है कि गर्भ में ही अभिमन्यु ने सारी चीजें सीखी थी। बिल्कुल। तो और हमारे घरों में पहले होता रहा था कि जब गर्भ में कोई बच्चा आता है तो बड़ा सुंदर सा एक कैलेंडर लगाया जाता है और उसकी माता को कहा जाता था कि रामायण का तुम पाठ करो, रामायण की कहानी सुनो, राम के ऐसा पुत्र हो, सीता के ऐसे पुत्र हो, ये सब वो उसके दिमाग में लगता है। इसीलिए वो सिस्टम था जिसको हम लोग नहीं समझ पाए और समय के साथ आधुनिकता की तरफ हम लोग बढ़े तो, लेकिन हम लोग जो हमारी पुरानिक जो एंशिएंट कल्चर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो बोलते हैं ना खजाना, जो खजाने हमारे थे वो हम लोग उनको पीछे छोड़ के चले आ रहे हैं अपनी आधुनिकता के उसमें। और बहुत सारी चीजें थी जो हमें उस दौरान, ऐसा नहीं है कि पहले मनुष्य को मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होते थे, लेकिन तब वो लाइफस्टाइल ऐसी थी, वो चीजें ऐसी थी, हमारी संस्कारों से, हमारी पूजा प्रार्थना से, हमारे उसको आध्यात्म जीवन से जोड़ करके उसको जबरदस्ती कराया जाता था। तो आध्यात्म से डरा करके कराया जाता था, लेकिन मनुष्य उसको करता था, स्वस्थ रहता था। आज के डेट में आप देखिए मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हैं, लोगों को गठिया की प्रॉब्लम हो जा रही है, एक्जिमा की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम। आखिर क्यों ये डिसऑर्डर कैसे आ रहे हैं? सारे डिसऑर्डर, इस पर तो हम लोगों ने इससे अपने चर्चा किया भी था कि सारे डिसऑर्डर्स जो है ना वो आपके मेंटल ही इश्यूज हैं, बिल्कुल उसी के कारण हो रहे हैं। डायबिटीज आपके हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सारी चीजें आपकी हम लोगों ने कई, तो हम लोग तो रेकी के पिछले कई एपिसोड में चर्चा किया थे, उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि ये सारी बीमारियों के जड़ खुद आपका मस्तिष्क है। बिल्कुल। आपका सोच, आपका विचार, आपका रहन सहन, आपका वातावरण, किस परिवेश में रहते हैं। तो नहीं, ये तो हम लोग जनरली बड़े लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन बच्चों में इस तरह की डिप्रेशन जो आप बता रहे हैं, ये भी तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। बहुत खतरनाक स्थिति है। और कई ऐसा भी देखा जाता है कि आज के समय में संवादहीनता फैमिली में बहुत ज्यादा है। सब लोग अपना अपना मोबाइल लेके कुछ कर रहे हैं। बच्चा भी उसको, अब बच्चा को तो अपने माँ बाप से, भाई बहन से, इस सब से तो वो जुड़ ही नहीं पा रहा है। बाहर खेलने नहीं जाता है, खेल कूद भी बंद हो गया। पहले मैदान में बच्चे जाते थे, बहुत सी सारे आउटडोर गेम तो बंद ही हो गया। घर में देखते हैं तो माँ बाप भी मोबाइल लेके और पड़े हुए हैं। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है उसके डिप्रेशन? बिल्कुल डिप्रेशन होता है। हमने लास्ट एपिसोड में भी जब बातें हमारी हो रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो हमारे व्यवहार से सीखते हैं। यदि यहाँ पे भी एक बच्चे को बैठा करके और एक कोबरा नाग के साथ छोड़ दिया जाए या अजगर के साथ छोड़ दिया जाए तो बच्चा नहीं जानेगा कि ये खतरा है मेरे लिए, ये लाइफ थ्रेटनिंग है। वो उससे नहीं डरेगा। वो डरेगा कब? जब मैं चीख दूं, तब वो समझेगा कि ये डरने वाली चीज। जब मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं बैठी हूँ, मेरे साथ एक बच्चा है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि मैं मोबाइल यूज करूँ। तो ये हमसे वो सीखते हैं, वो बच्चे हम ही हैं जो उनको दे रहे हैं। तो हम अपना डिप्रेशन भी तो उनको दे रहे हैं, अपना डिप्रेशन भी उनके ऊपर डाल रहे हैं। नहीं तो इसमें एक और मुझे लगता है कि हम लोग अपने बच्चों की तुलना बहुत करते हैं लोगों के साथ, कंपैरिजन। उनका बड़ा बच्चा अच्छा है, इसका बड़ा बहुत अच्छा है। और मैं बड़ा एक अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। कल एक किसी पार्टी में थे तो हमारे मित्र, बचपन के मित्र मिले और इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, अभी रिटायर किए हैं। तो उन्होंने बताया कि 9th में मैं हाफ ईयरली एग्जाम में 4 विषयों में फेल हो गया था। उनके पिता ने कभी उनको नहीं टोका, बोले अच्छा कोई बात नहीं है, अभी तो ये फाइनल एग्जाम बाकी है, ये तो हाफ ईयरली है। और बोला कि मुझे उन्होंने कभी भी न डांटा, न हतोत्साहित किया, न किसी के साथ तुलना किया। तो नतीजा ये हुआ कि पूरे क्लास में 9th में मैं फिर ईयरली एग्जाम में टॉप कर गया। तो आपने बड़े ही बारीक ढंग से इसको बताया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा आप उपाय साझा करें कि हमारे बच्चों के घर में उसके पालन पोषण के लिए किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए? अभी आपने जो केस बताया उसी से रिलेटेड में लेटेस्ट अभी उस केस के साथ मेरा वर्क चल रहा है। बच्चा है 17 साल का, तो फादर की बहनें वही घर के आसपास में ही उन लोगों के घर बने हुए होते हैं ना, कि अक्सर सोचते हैं कि हम सारे भाई बहन आपस में ही रहें। उनके बच्चे हमेशा घर पर आते थे और फादर का काम है देखो भैया से सीखो, देखो भैया से सीखो,
भैया ये कर रहा है, भैया वो कर रहा है। अब ये भैया के साथ बड़ा है तो भैया की जो मिसबिहेवियर्स हैं, जो भैया जो पीछे जो शैतानियां करते हैं, वो तो ये देख रहा है। अब इसको गुस्सा क्या था कि उनकी शैतानी को तो आप नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ उनकी मेरिट्स को देख रहे हैं। शैतानी तो मैं देख रहा हूँ, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं शैतानी मत करो। गुस्से में इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया इस बच्चे ने, और सीवियर लेवल पे ड्रग्स ले रहा था। मतलब ये कंडीशन थी कि इसकी आंखें बिल्कुल बल्ज होके बाहर आ गई, न चल पा रहा है, न बोल पा रहा है। 10th क्लास की कोई पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। मार्च मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी बच्चा सोबर है। और तब जो वो बोलता भी नहीं था, बताता भी नहीं था अपनी चीजों को। सेशंस होते जा रहे थे। 20 सेशन के बाद उसने जो है धीरे धीरे अपना गुस्सा था, तो मुझसे भी जैसे बात करेगा तो लगेगा जैसे कि मुझे थप्पड़ मार देगा। तो मैंने उसको बहुत कंसोल करते हुए कि आप अपनी बातों को मुझसे कहो, मैं आपकी चीजों को कहीं पर भी आपके पापा से भी नहीं बोलूंगी। तो जब उसको कुछ टाइम में, कुछ सेटिंग में ये महसूस हो गया कि बातें मेरे पेरेंट्स तक नहीं जा रही हैं, हालांकि मैं शेयर करती थी, मैंने उनको बोला था कि मैं जो भी चीजें आपको गाइड कर रही हूँ, बच्चे से मत बोलिए, आप अपने आप में सुधार करिए। तो ये ऐसी चीजें जब होने लगी, उसको बिलीव हुआ, उसने अपनी बातें कही कि मुझे ऐसे ऐसे कंपेयर किया जाता है, मेरे बाबा भी कंपेयर करते हैं, दिन रात मुझे कंपेयर किया जाता है, तो जब मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं ड्रग्स लूंगा। ये चीजें उन्होंने, उसकी बातें आई। उस दिन उसके फादर से जब बात हुई तो उसकी मदर भी फूट पड़ी कि हाँ, ये ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड वो जब भी आते हैं तो उनसे जो है ये कंपेयर हमेशा करते रहते हैं, दिन रात। ये कहीं बाहर भी जाएगा घूमने तो उसके पीछे पीछे उसको लगा देंगे उसकी इंक्वायरी में। तो इंक्वायरी की वजह से ये इतना इरिटेटेड था कि ये ड्रग्स, और ड्रग्स का वो ड्रग पेडलर का नाम भी नहीं बताता था ये इन लोगों को। और दूसरा कि इन्होंने ये भी बोल दिया था कि पता चल जाए तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तब तो ये और नहीं बता रहा था कि बात पता चलेगी तो फिर, क्योंकि आप ड्रग पेडलर के साथ जब कांटेक्ट में हैं और आप उससे ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको अपने जान का भी खतरा है। तो इस तरह की चीजें हुई। फिर करते करते मैंने उसके फादर को समझाया कि ठीक है, आपका बच्चा ही आपके काम आएगा। तो घर का माहौल, जैसे आपने बोला कि पारिवारिक माहौल को चेंज करना बहुत जरूरी होता है, तो उनको जब मैंने समझाया कि आपका बच्चा जैसा भी है वो आपका है, आपकी बहन का बच्चा आपका कभी नहीं होगा, आप उसको अप्रिशिएट जरूर करिए क्योंकि आप उसके मामा हैं, आप उसको अप्रिशिएट जरूर करिए, पर अपने बच्चे को बिल्कुल डिमीन कर देना ये अच्छी चीज नहीं है। तो इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर दूसरी चीज, उसको सुबह से शाम तक, इवन मेरे क्लिनिक तक आने तक भी लगातार उसको लेक्चर देना। देखो बाबू, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। कंटिन्यू लेक्चर मोड भी बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं आज के डेट में। तो ये आत्मविश्वास की कमी होती है बच्चों तो के। इसको ये मान चुका था कि मैं अब अच्छा हूं ही नहीं। इसको फिर रियलाइज कराया गया कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो और आपके पेरेंट्स के लिए। तो फिर मैंने इनको गाइड किया, इसके फादर को, कि आप उसको थोड़ा अप्रिशिएट करिए, वो कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, ट्रैक करने की जगह उसको अप्रिशिएट करिए। जहां अप्रिसिएशन आना शुरू हुआ, अब आज वही बच्चा जो परिवार से कट के रहता था, आज वो परिवार के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने सभी भाइयों के साथ बैठ रहा है, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आ रही है कि मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी सोशल रिस्पेक्ट है, अब मुझे डांटा नहीं जाएगा। तो ये मैम ने बहुत अच्छा करा दिया, उसको ये भी रियलाइजेशन है कि ये मेरे पास आने के बाद ही ये चीजें हुई हैं। तो वो चीजों को कर रहा है। आज वो सोबर है, पिछले 1.5-2 महीने से वो बच्चा सोबर है, उसने ड्रग्स नहीं लिया, उसको बस गुस्से में वो ले रहा था। तो जो आपने जब सजेशन की बात की कि हम कैसे इसको सुधारें, तो सबसे पहले तो बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बच्चों को बहुत ज्यादा कंपेयर करने के बाद ना वो अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाते, अपने आप को एक्चुअलाइज नहीं कर पाते कि मैं एग्जैक्टली किस स्थान पर खड़े होने के लायक हूँ। कई बार ज्यादा कंपैरिजन करने से बच्चों के अंदर जो काबिलियत भी होती है, जो क्षमता भी होती है, उसको भी वो मीटअप नहीं कर पाते। उनको लग जाता है कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो बहुत ज्यादा नकारात्मकता की बात होने के बाद बच्चे अपनी पॉजिटिव एफर्ट को एक्चुअलाइज नहीं करते, वहां पहुंच नहीं पाते। बच्चों को कई बार क्या होता है ना कि मेरे एक प्रोफेसर थे बीएचयू के अंदर, तो उनका काम क्या था कि जो बिल्कुल डिफॉल्टर टाइप के बच्चे होते थे, हालांकि बीएचयू में गए हैं तो आइडियली वो मेंटली स्ट्रांग है, मेरिटोरियस है, लेकिन फिर भी जो उसमें से जो बदमाश बच्चे होते थे, तो थोड़ा खुराफात में ज्यादा हैं, क्लास बंक कर रहे हैं, तो वो उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे। मैंने कहा कि सर आप इसको क्यों अप्रिशिएट करते हैं, इसके अंदर तो कोई इस तरह का नॉलेज भी नहीं है। और इन लोगों के सामने आप, क्योंकि हम लोग टॉपर स्टूडेंट थे तो थोड़ा हम लोग उस रेस से अपने आप को अलग रखते थे, तो उन लोग कहा कि सर हम लोगों को आप उन लोगों के सामने आप डांट देते हैं। तो कहे तुम, उन्होंने क्लास खत्म हुई तो उसका उन्होंने जवाब 2 साल तक नहीं दिया। 2 साल के बाद उन्होंने इस चीज का जवाब दिया कि
तुमने ये सवाल मुझसे पूछा था, अब इसका तुम जवाब, क्योंकि अब तुम एक साइकोलॉजिस्ट होकर के सोसाइटी में उतर रही हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता ना, तो वो 65% मार्क्स कभी लेकर के नहीं आता। आज के डेट में उसकी लाइफ तो बन गई, उसके पिता जो उसके ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, वरना वो 40% की भी लायक नहीं था, और BHU का टैग लेके कहाँ जाता। तो आज सबके सब जॉब कर रहे हैं। बहुत तो एप्रिसिएशन से मतलब कई बार ये भी होता है कि बहुत कम एफर्ट वाले बच्चे भी अच्छा काम कर ले जाते हैं। नहीं, ये तो एक बड़ा गंभीर मुद्दा आपने बताया। तब तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो बच्चे नशे के लत में जा रहे हैं, जो उसके गिरफ्त में पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सामाजिक और पारिवारिक कारण भी उसका एक ये कारण हो। हाँ, बिल्कुल होता है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर गिरफ्त लगा के रख रहे हैं। एक तो आपने ये शिक्षा दे दी घर के अंदर कि लड़की और लड़का, अगर आपके घर में दोनों आपके पास बच्चे हैं, तो बच्चियां बाहर नहीं जाएंगी, बच्चों को फ्रीडम रहती है। आपने उसको फ्रीडम भी दे दी और उसके बाद आप उसके ऊपर नजर भी रखे हुए हैं। तो आपको आइडियल शिक्षा देनी होगी। ये तो हमारी कल्चरल जो डिफरेंस है, बहुत ज्यादा गलत सोच है। ये तो परिवेश का असर पड़ता है। एक सर्वे हम लोगों ने मित्रों पढ़ा था कि एक बच्चा वयस्क होने तक 1,40,000 बार ना शब्द सुनता है। नो नो नो, पूरे जीवन में उसका नो रिजेक्शन होता है। नो, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, अरे तुमसे ये हो ही, हम तो जानते थे पहले इससे नहीं होगा, ये इतना नंबर नहीं ले पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, साइकिल नहीं चला पाएगा। साइकिल भी चलाने देते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, मेन रोड में नहीं चलाओ, गली में चलाओ। ना, उसको कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होने देता है, इसके साथ मत रहो, वो बच्चा बहुत बदमाश है, वो तुमको खराब कर देगा, नहीं तुम ऐसा नहीं करो। तो ये जो नकारात्मक शब्द जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। देखिए, हम लोग हर बात की शुरुआत भी करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं। हम हर बात को नकारात्मक से ही शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सोच भी वैसा है। जब कहते हैं क्या हुआ, ट्रेन आपकी छूट गई, तो बोलता है ना, ट्रेन छूट गई। अरे तुम छूट गए, ट्रेन को तो जहां जाना था चली गई, ट्रेन तो अपने टाइम से गई। और कहते हैं हमारा जूता छोटा हो गया, नहीं भैया, आपका पैर बड़ा हो गया। तो ये जो नकारात्मक जो बचपन से जो उनके अंदर आता है, इस पर काफी शोध हुआ है और कई जगह पेरेंटिंग में इसको सुधारा जा रहा है कि ये जो नकारात्मक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उसे देखिए कितना गंभीर आपने जो बताया। आज एक नई चीज भी मेरे समझ में आ रही है कि पारिवारिक वातावरण से ही नशे के लत में बच्चे मुड़ते हैं, जाते हैं। कुछ तो संगत भी होता है, कुछ तो उनका संगत भी होता है। कुछ कॉलेज स्कूल में पढ़ने गए, हम लोग भी पढ़े इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ का संगत था। तो लेकिन चूंकि आपके अंदर वैसी बातें नहीं है, तो फिर वो सब आदतें नहीं रह जाती। बिल्कुल। एक बच्चा और था, जब मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, तो वो 21 साल का था और वो 19 साल का था, तब से उसके पास साइकियाट्री ट्रीटमेंट चल रही थी। लास्ट में साइकियाट्रिस्ट ने उसको मेरे पास रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद 8 सेशन 9 सेशन वो बच्चा कुछ बोलता ही नहीं था, उसके अंदर इतनी जिद भर गई थी, वो सिर्फ स्माइल करता था। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ना वो एंगर ना फ्रस्ट्रेशन, नहीं, आई एम गुड। 8 सेशन 9 सेशन के बाद जब उसको मैंने अब मुझे, मेरे पास अब लास्ट हथियार था, मैंने अपना लास्ट एफर्ट उसके ऊपर डाला कि क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ तो छुपा है इसके अंदर। तो एक बार उसकी मदर नहीं आई थी, तो तब मैंने उसको बोला कि बेटा, मुझे लगता है कि आपने अपना एक बॉक्स बंद करके वो चाबी लॉक करके कहीं फेंक दिया है और अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। शायद ये वर्ड मेरा उसको इतना लगा, फूट फूट के रोने लगा। उस वक्त उसने बताया कि मैं अपनी मदर की वजह से इतना परेशान हूँ। उसको फ्रीडम भी दी गई थी और फ्रीडम उससे छीनी भी गई हुई थी। मतलब वो एक अपने किसी फ्रेंड से या जिम पर्सन से वो बात नहीं कर सकता था अपने कमरे के अंदर, उसके दरवाजे पे उसकी मदर खड़ी रहती थी, सिर्फ इस सोच से हम लोग बिजनेस फैमिली से हैं और इसको लोग लूट के ले जाएंगे। तो ये सोच उन्होंने डेवलप कर ली थी और कंटिन्यू उसको प्रेशर किया जाता था। उस बच्चे की ये सिचुएशन थी कि वो इतना फ्रस्ट्रेशन में था, हालांकि उसके कोई दोस्त इस तरह के नहीं थे, उसको दोस्ती करना अलाउ भी नहीं था। वो एक दिन में 1 पैकेट सिगरेट पी जाता था
निकलता था बाहर, जल्दी जल्दी सिगरेट पीता था गुस्से में कि आप मुझे घूमने नहीं दे रहे हो, तो वो पैसा वो लेकर के जाकर के सिगरेट खरीद करके सिगरेट पी लेता था। तो उसको फिर मैंने धीरे धीरे गाइड किया, सब चीजें उसको निकली। जब उससे मैं सुनना मैं शुरू किया मैंने उसको, तो वो अपनी चीजों को तब कहना शुरू किया। जब कहना, बच्चा जब कहेगा नहीं, जाहिर सी बात, एक छोटा बच्चा है, उसके लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत कम है, उसने अपने लाइफ को एक्सप्लोर बहुत कम किया, तो थोड़ा उनसे गलती हो जाती है। लेकिन हमें जरूरी है पेरेंट्स को कि अपनी बातों को सुने, बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है। तो बच्चे जब तक बताएंगे नहीं अपने एक्सपीरियंस, हम कैसे उनको गाइड करेंगे? वहां पर उसको सुनते सुनते तब जाकर के एक कंडीशन ऐसी आई कि अब वो बच्चा अपने लाइफ में पूरे तरीके से रिटर्न हो चुका और आज उसकी शादी हो चुकी और वो एक अच्छी लाइफ में है। तो देखिए, आपने तो बड़ी अच्छी बातें बताई मित्रों। आप जो आकृति जी ने बताया, मैं देख रहा हूँ, अभी मैं एक जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल कुछ बच्चे नो मैरिज क्लब बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर में जो स्त्रियों का पोजीशन है या पुरुषों की जो स्थिति है या माता के प्रति जो उसका जो एक क्रोध है, महिलाओं के प्रति एक जो क्रोध है, उसके चलते भी तो ऐसा नहीं है कि वो उस जीवन से भागना चाह रहा है। वो अपने ऊपर जिम्मेवारी झंझट नहीं लेना चाहता है, नहीं चाहता है। कई बच्चों से मेरी बात बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग नो मैरिज क्लब। और कई बच्चे रह रहे हैं, कई ऐसी फैमिली है जिसके पूरे फैमिली के लोग, उसके मेरे भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, बहन, सब शादी के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है। नहीं, अगर हम इसको समझेंगे तो एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और शायद इसके ऊपर बड़ा लंबा टॉक, चलिए इस पर तो हम लोग हो जाएगा। फिर किसी दूसरे दिन बात करेंगे, अगली बार बात करेंगे। लेकिन एक चीज और, ऐसा क्या होता है कि अभी मैंने देखा है कि कई जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, ब्रह्म कुमारीज का है या और भी लोग हैं, सदगुरु का है, वो लोग देखते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि स्पर्श, और रात में सोते समय उनके माता पिता बच्चों को एक अलग ऊर्जा उनको चाहिए, क्योंकि उनका ऊर्जा जो दिन भर पढ़ने में, खेलने में, सोचने में जो हरास होता है, तो मंत्र के साथ एक ऊर्जा उनको दिया जाए अगर, तो उनके अंदर जो एक स्पंदन जो मिलता है, एक स्पर्श जो मिलता है, तो वो जो होगा तो बच्चे के अंदर उसका काफी बड़ा रिजल्ट देखने को मिला है। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा अभी होता है? बिल्कुल, हमारे पुराणों में और हमारे संस्कार में हमें बताया गया, हिंदू संस्कृति में हम लोग पैर छूते हैं। पैर क्यों छूते हैं? कि एक बच्चा जो होता है उसको, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनके अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, और एक बच्चा जब पैर छूता है तो वो उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं, तो वो एक एनर्जी उसको देते हैं। और बालों से जो एनर्जी है, ये वायर्स हैं और ये बॉडी के अंदर आपके लेकर के जाते हैं उन चीजों को। तो ये ज्यादा जरूरी है कि ये जो आपने जो बताया, ये चीजें बहुत बिल्कुल इफेक्टिव है और हम लोग इसको साइकोलॉजिकली भी इस चीज को हम लोग मानते हैं और अप्रूव करते हैं कि ये चीजें इफेक्टिव है, काम करती हैं। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बातें आपने कही। तो मुझे लगता है कि जैसे एक बड़े वृक्ष के बगल में एक छोटा वृक्ष खड़ा रहता है और उसको धूप और छाया दोनों मिलता है, दोनों से वो सीखता है। तो अगर घर के फैमिली के अगर हमारे जो बड़े सदस्य हैं, माता पिता हैं, वो अगर बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखे तो काफी हद तक इन परिस्थितियों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, पेरेंट्स को ये मेरी यही राय है कि आप बच्चों को सुनिए, बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, उनका भी मेंटल हेल्थ और आपका भी मेंटल हेल्थ दोनों ही बैलेंस हो जाएगा और बच्चे बहुत सारी बुरी संगत में भी पढ़ने से बच सकते हैं और उनको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी बच्चों की और आपकी, तो आपको भी ये पता रहेगा कि बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। समय रहते आप उनको गाइड भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके की बहुत बड़ी या भयावह बीमारी होने से पहले आपको अंदाजा रहेगा और आप उसको डील कर सकते हैं। तो यही है कि सुनिए और वक्त बिताइए बच्चों को। एक अच्छी बात आपने बताई, आपने जो एक बड़ी सुंदर बात, उनके माता पिता को एक आईना दिखाया है और ये जो आपने संदेश दिया है कि वो दुनिया में आपके व्यवहार से, अपने व्यवहार से अच्छा करे, उसकी बातों को लोग सुनने लगे, बोलने लगे, ये सारी चीजें। लेकिन अंत में मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई एक माता पिता के लिए इस पे आपका क्या संदेश होगा कि कैसे मैंने अपने बच्चों को वो एक
व्यवहारिक जीवन जीने के लिए वो क्या करें? बच्चों को व्यवहारिक जीवन देने के लिए, बच्चों को अपना सुधारने के लिए उनको समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनसे प्यार से बोलिए, उनकी बातों को सुनिए, समय समय से उनको गाइडेंस दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। उनको बताइए कि आप बिल्कुल ठीक हो और आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई नहीं है, और आप उसको वैसे ही मोटिवेट करिए और बच्चे रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे और वो बहुत अच्छा भविष्य में करेंगे। तो बहुत अच्छी बातें आज आपसे हुई। तो मित्रों, आज का यह संवाद हम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी हमें ये एक नया दृष्टिकोण देता है। तो आप देखते रहिए इसी तरह हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म, जिसमें मत अभिमत का ये अलौकिक अध्यात्म, जहां आत्मा और समाज एक साथ हम लोग यात्रा करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर जिस पे हम लोग चिंतन करते हैं, और मत अभिमत भी ये चिंतन करती है कि हम समाज को कैसे अपने संदेश के द्वारा, लोगों को कैसे एक अलग स्तर से, हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं एक चिंतन के द्वारा उनके अंदर बदलाव लाने का, समाज के अंदर बदलाव लाने का। और ये बहुत अच्छी और सूझबूझ पहल है जिसमें आप लोग ऐसे लोगों का योगदान मिलता है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।